हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉन एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या होता है? जैसे कि हमें पता है, द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट लाई इन वन प्लेन एंड आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द नॉर्मल टेट्राहेड्रॉन। ये किसी एक चतुष्फलक के कोनों की तरफ ये विन्यासित रहती हैं, चारों संयोजकताएं। इसलिए द एंगल बिटवीन दीज टू वैलेंसीज इज 109.5 डिग्री। इसलिए हमेशा हर दो वैलेंसीज के बीच का एंगल जो है वो कितना पाया जाता है? 109.5 डिग्री। पर व्हेन कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर, पर अगर ये ओपन चेन है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ये कार्बन एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं, compounds also, and these cyclic compounds are planar, hence bond angle shows the deviation from normal bond angle 109.5। अगर ये साइक्लिक फॉर्म में आ जाते हैं, ओपन चेन की जगह किस में आ जाते हैं? साइक्लिक फॉर्म में, एलिसाइक्लिक टाइप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये चूंकि ये साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं तो इनके स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? प्लेनर। और प्लेनर मॉलिक्यूल के अंदर हमारा डेविएशन देखने को मिलता है एंगल, बॉन्ड एंगल्स का, जो 109 से 0.5 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। 10, अब हम बॉन्ड एंगल स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे? 10, एंगल स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस साइक्लिक सिस्टम। हमारे नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109.5 से कितना डेविएशन है बॉन्ड एंगल में, उसको हम अलग अलग साइक्लिक सिस्टम के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल, इन साइक्लोप्रोपेन the bond angle is found to be 60 degree. The normal tetrahedral angle is of 109.5 between two bond is compressed to 60। यानी कि दो अगर बंद हैं अपने साइक्लिक सिस्टम में, तो उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109, वो कंप्रेस होकर घट के किसी तरीके से वो कितना हो जाता? 60 डिग्री का। which means that each of two bonds involved to compress by the angle which is calculated as follows। यानी कि दोनों को इतना घटाना पड़ता है, इतना जोर लगाना पड़ता है, इतना कंप्रेस करना पड़ता है कि स्ट्रेन देना पड़ता है उसको कि हमारा बॉन्ड एंगल घट के 109 से 60 डिग्री में रह जाए। इसलिए हम बॉन्ड एंगल स्ट्रेन को साइक्लोप्रोपेन में कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन इक्वल्स टू हाफ 109.5 माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 24.75 डिग्री। 24.75 डिग्री का एंगल स्ट्रेन पाया जाता है साइक्लोप्रोपेन में। इन ए सिमिलर मैनर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कैन बी कैलकुलेटेड। द वैल्यू ऑफ एंगल स्ट्रेन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इट्स मैग्नीट्यूड डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ स्ट्रेन इन द रिंग। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ में इसका जो मान है, ज़्यादा कम मान, ये बताता है हमारी रिंग कितनी स्ट्रेन में है, कितना डिग्री ऑफ स्ट्रेन है रिंग में। द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द रिंग। रिंग के साइज पर डिपेंड करता है। कैसे? देखो, मैंने एक लिस्ट दे रखी है। वैल्यू ऑफ एंगल स्ट्रेन इन सम साइक्लो एल्केन्स। साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, नॉर्मल एंगल 109.5, और इन दोनों का डेविएशन के कारण जो एंगल स्ट्रेन निकला वो 24.75 है, वेरी हाई। साइक्लोब्यूटेन में ये एंगल स्ट्रेन पाया जाता है 9.75, साइक्लोपेंटेन में पाया जाता है 0.75, सबसे कम। साइक्लोहेक्सेन में है माइनस में आ गई, -5.25, बहुत ज़्यादा नहीं है। साइक्लोहेप्टेन में है -9.54, और साइक्लो ऑक्टेन में है -12.62। द डिस्टॉर्शन ऑफ बॉन्ड एंगल्स कॉजेज अ स्ट्रेन। जितना बॉन्ड एंगल से डेविएशन होगा, डिस्टॉर्शन होगा, वही स्ट्रेन या तनाव को जन्म देता है इन साइक्लिक कंपाउंड, विच लीड इन टू इनस्टेबिलिटी इन साइक्लिक कंपाउंड। जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, वैसे वैसे कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल स्ट्रेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन साइक्लिक कंपाउंड, द ग्रेटर विल बी द स्ट्रेन एंड ऑल्सो द कॉन्सिक्वेंट इंस्टेबिलिटी ऑफ द रिंग। जैसे जैसे बढ़ेगा, ये तो वैसे वर्षा है कि जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो स्ट्रेन बढ़ेगा, एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा, हमारे कंपाउंड में तनाव बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा, और साथ ही में रिंग की भी अनस्टेबल हो जाएगी। इट इज़ वेरी क्लियर दैट द वैल्यू और एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन इज़ क्वाइट हाई। इसलिए अगर इस लिस्ट को भी ये देखें तो देखता हम साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन
इन दोनों में ही हम देखते हैं एंगल स्ट्रेन जो है वो काफ़ी हाई है। Hence, cyclopropane and cyclobutane undergo ring opening reaction which relieves the angular strain and form open chain compound। इसलिए दोनों कंपाउंड्स में साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन दोनों में टेंडेंसी रहती है कि हमेशा कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस तनाव से मुक्ति पाए, यानी कि रिंग को फटाफट ओपन कर लें। इसलिए ओपनिंग रिएक्शंस जो हैं इन दोनों में देखने को मिलती हैं। Since cyclopropane is more highly strained molecule, therefore more instability of the cyclopropane molecule lead to the first ring opening reactions than cyclobutane। यानी अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें ब्यूटेन और पेंटेन को, सॉरी साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन को, तो साइक्लोब्यूटेन की अपेक्षा साइक्लोप्रोपेन जल्दी रिएक्टिविटी शो करता है रिंग ओपनिंग रिएक्शन के प्रति। 5 and 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड्स आर लीस्ट स्ट्रेन मॉलिक्यूल। देखो 0.75 है, केवल 0.75 साइक्लोप्रोपेन में, और साइक्लोहेक्सेन में -5.25। इसलिए जनरली देखा जाता है दोनों 5 और 6 मेंबर्ड स्पीशीज़ जो है साइक्लिक कंपाउंड्स की कम स्ट्रेन रहती है, एज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेन। बॉन्ड स्ट्रेन भी कम है, एंड दीज शुड बी रिलेटिवली द मोस्ट स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड्स। इसलिए अगर हम देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स को, तो 5 और 6 मेंबर के साइक्लिक कंपाउंड्स अधिक स्टेबल पाए गए हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हायर मेंबर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज दीज रिंग्स कैन लाई इन डिफरेंट प्लेन। हम देखते हैं साइक्लोहेक्सेन और उसके हायर मेंबर की जो है स्टेबिलिटी को हम इस तरीके से कैसे बता सकते हैं, एज दीज रिंग्स कैन लाई इन डिफरेंट प्लेन, दैट इज ऑल द रिंग कार्बन्स आर नॉट इन वन प्लेन। यानी कि हमने अभी तक बात की थी ये सब रिंग्स प्लेनर होते हैं, पर 5, 6, 7 जैसे जैसे हम रिंग नंबर बढ़ाते जाते हैं देखते हैं हम कार्बन प्लेनर नहीं है, बल्कि वो कुछ अपने आप को घुमा लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, मरोड़ लेते हैं, इन द सेंस अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं रिंग में कि इनके बीच का जो एंगल है वो किसके आसपास रहे, 109 के आसपास। दैट इज ऑल द रिंग कार्बन्स आर नॉट इन वन प्लेन। अ साइक्लिक सिस्टम कंटेनिंग 6 or more कार्बन एटम्स कैन assume puckered arrangement with the result that the normal tetrahedral angle of 109.5 are retained, or there is little deviation from the normal bond angle। यानी पुकर्ड का अर्थ है अपने आप को झुका लेते हैं, उठा लेते हैं, मरोड़ लेते हैं, टेढ़े मेढ़े कर लेते हैं एक दूसरे को, पुकर्ड स्थिति कहलाती है। और इस स्थिति में हम देखते हैं कि रिंग के अंदर एंगल अगर 109 के आसपास आ जाता है ऊपर नीचे करने से, रिंग तो बनी रहेगी, 6 रहेगी, 5 रहेगी, पर वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि एंगल जो है वो 109 से ज़्यादा डेविएट नहीं हो। डेविएट नहीं होगा तो रिंग की स्थायित्व भी बढ़ जाएगा। द स्ट्रेन विद इन द रिंग सिस्टम इज नेग्लिजिबल। द टू पुकर्ड अरेंजमेंट ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स आर चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म। यानी इतनी तरीके से वो अपने आप को मरोड़ लेते हैं, पुकर्ड फॉर्म में आ जाते हैं कि उनमें स्ट्रेन जो है वो लगभग नहीं नगण्य के हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है। इसलिए हमने देखा साइक्लोहेक्सेन 2 फॉर्म में पाया जाता है, बोर्ड फॉर्म एंड चेयर फॉर्म। दीज 2 फॉर्म्स कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाय जस्ट रोटेशन अबाउट। अगर हम एक सिंगल बॉन्ड को रोटेट करते हैं तो चेयर बोर्ड में बन जाएगी, बोर्ड चेयर फॉर्म में बन जाएगा। द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इज रिलेटेड टू द बॉन्ड एंगल डेविएशन और बॉन्ड डिस्टॉर्शन। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल डेविएशन पे और बॉन्ड डिस्टॉर्शन पे। द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एनर्जी, अब हम किस पे आ गए, एनर्जी। द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एनर्जी, यानी कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्टॉर्ट द बॉन्ड एंगल फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू। यानी नॉर्मल वैल्यू से अगर हमें उसको डेविएट जैसे 109 से 60 करना है तो इस दौरान जो एनर्जी लगेगी डिस्टॉर्शन के दौरान, तो वो कहलाएगी बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एनर्जी। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज अल्फा, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज E is directly proportional to the square of alpha square, और E equals to K0 KO/2 अल्फा स्क्वायर किलो जूल्स पर मोल। यहाँ पर KO का मान है 0.0840, यानी बॉन्ड बेंडिंग फोर्स कांस्टेंट है। बॉन्ड को घुमाने के लिए, बेंड करने के लिए जो फोर्स कांस्टेंट लगता है दैट इज़ K0। और अगर K0 का मान ये है तो हम इसमें लगते हैं K is equals to 0.8
0.084/2 अल्फा स्क्वायर किलो जूल्स पर मोल। एनर्जी कितनी निकल के आती है? 0.042 अल्फा स्क्वायर किलो जूल्स पर मोल। एंड द बॉन्ड एंगल डेविएशन ऑफ 5 डिग्री, अगर 5 डिग्री का डेविएशन है नॉर्मल बॉन्ड एंगल से, या 10 का या 20 का, तो हम देखते हैं एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी। 5 डिग्री के लिए 1 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी, 10 डिग्री के लिए हमें 4 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी चाहिए, और 20 डिग्री को अगर हमें बॉन्ड के एंगल को डेविएट करना है तो हमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी? 16 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी। तो इस तरीके से हम देखते हैं बॉन्ड एंगल स्ट्रेन जो है वो एंगल स्ट्रेन या बॉन्ड एंगल स्ट्रेन जो है वो हमारी स्टेबिलिटी से डायरेक्ट रिलेटेड रहता है। जितना स्ट्रेन होगा उतना ही रिंग कम स्टेबल होगी, स्पेशली 3 और 4। स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब रिंग स्ट्रेन कम होगा, जैसे कि साइक्लोपेंटेन और हेक्सेन में देखने को मिला। इसलिए उनकी स्टेबिलिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।